कंपनी एक्ट 2013। आज हम बात करेंगे कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। कंपनी, सबसे पहले कंपनी क्या है? और कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कहा गया है कंपनी जो है एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। यहाँ पे आप देखेंगे इस पार्ट में, तो यहाँ देखिए, कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड लीगल पर्सन हैविंग स्टेटस एंड पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर कंस्टिट्यूइंग इट। यानी कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स और कंपनी दोनों की अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है। यानी हम कंपनी और कंपनी के मेंबर्स को अलग अलग मानेंगे। जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में क्या पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप के मेंबर्स, पार्टनर्स दोनों बोथ सेपरेट पर्सनालिटी नहीं रखते हैं। बट कंपनी में क्या होता है, कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अलग अलग होती है। द वर्ड कंपनी ये जो बना है ये दो वर्ड से बना है। यहाँ पे देखेंगे द वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉम और पैनिस। यानी कंपनी जो बना है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक कॉम और एक पैनिस। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, विथ और टुगेदर यानी साथ में, और पैनिस का मतलब होता है ब्रेड यानी कि साथ में ब्रेड। यानी एंड इट मीन्स ओरिजिनली रेफर्ड टू एन एसोसिएशन। कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन of person who took their meals together। कंपनी का मतलब कि वैसे लोग एक साथ एक एसोसिएशन में आके क्या करेंगे, लंच एक साथ में करेंगे। That means कंपनी, यानी कंपनी formed with the two words कंपनी, कॉम और पैनिस। कॉम मतलब with together और पैनिस मतलब bread। कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी का डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, कहा गया है कंपनी एक्ट 2013 a company means a company incorporated under this act or under any previous company law। यानी कंपनी हम उसे बोलेंगे जो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया है या फिर कंपनी एक्ट के प्रीवियस किसी लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे हमारा पहले जो कंपनी एक्ट 1956 था उससे भी अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट है और अभी एग्जिस्टिंग में है तो हम उसे कंपनी बोलेंगे। कंपनी लॉर्ड जस्टिन लिंडले ने डिफाइन किया है कंपनी को। कहा है एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा है कंपनी एक पर्सन्स का, बहुत सारे पर्सन्स का एसोसिएशन है जिसमें लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और पैसे के बराबर कोई स्टॉक या कुछ गुड्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उसका ट्रेड करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं और उससे जो लॉस और प्रॉफिट आता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, ये है जिसे आप देखेंगे यहाँ पे एरो से हाईलाइट कर दिया गया है, साइलेंट फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी के साइलेंट फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है, बट कंपनी फॉर्म करने के बाद कंपनी का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज डिस्टिंग्विश्ड from the shareholder of the company. It has its own independent corporate existence। इसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है। यानी कहने का मतलब जैसे हम हैं और कंपनी जो इंडिविजुअल्स पर्सन है, जीता जाता नेचुरल इंसान है, सेम कंपनी भी वैसी ही होती है, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन नहीं है। हम जितने काम हम कर सकते हैं वो सारे काम कंपनियां भी कर सकती हैं। दूसरी साइलेंट फीचर कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी। कहता है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इज लिमिटेड। कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, जितने उनके पास शेयर कैपिटल्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितने उन्होंने शेयर्स को क्या किया है, हेल्ड करके रखा। और किसी के पास 10 रुपए के 100 शेयर्स है तो उनकी लायबिलिटी 1000 रुपए तक की आती है। द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। कंपनी अपने शेयर होल्डर से उसके अनपेड वैल्यू, शेयर्स के अनपेड वैल्यू के अलावा पैसा नहीं मांग सकती है। वॉट एवर मे बी द इंडेबिटनेस ऑफ द कंपनी। चाहे कंपनी दिवालिया घोषित क्यों ना हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे परपेचुअल सक्सेशन।
कंपनी हैज इट्स एक्सिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि एक बार कंपनी अगर फॉर्म हो जाती है, एक बार कंपनी फॉर्म हो जाने के बाद वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी टिल द वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब तक कंपनी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। यानी कहने का मतलब मेंबर्स में कम मेंबर्स आएंगे एंड मेंबर्स में गो आउट, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी सर्वाइव्स अप टू द वाइंडिंग अप। कंपनी वाइंडिंग अप के समय तक सर्वाइव करती रहेगी। फिर तीसरा हमारे पास साइलेंट फीचर है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट कंपनी के पास राइट्स होता है, कंपनी इज हैविंग राइट टू एक्वायर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी के पास ऐसा राइट्स होता है, जैसे ही कंपनी एक्ट 2013 से इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके पास राइट आ जाता है कंपनी के पास कि वो अपने नाम से कोई एसेट्स खरीद सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है या किसी को ट्रांसफर कर सकती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कॉमन सील। कहता है कॉमन सील इज यूज्ड बाय कंपनी फॉर अफिक्सिंग इट इन डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी के पास एक अपना कॉमन सील होता है जो उसके डॉक्यूमेंट्स पे अफिक्स किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट को क्योंकि कंपनी साइन नहीं कर सकती। लिखा हुआ है इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कैन नॉट साइन ऑन इट्स ओन इन द डॉक्यूमेंट। कंपनी खुद अपने ही डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं कर सकती है। नाउ यहाँ बोल्ड किया हुआ लाइंस को, नाउ द यूज ऑफ कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल। कॉमन सील ऑप्शनल अब हो गया है। कहता है द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्ड कॉमन सील रिक्वायर्ड करता है टू बी फिक्स्ड ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पे। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट की जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उस पे उसको कॉमन सील चाहिए होता है, शेयर सर्टिफिकेट है एक्सेट्रा, इन सब पे उसको कॉमन सील की जरूरत पड़ती है। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, और वैसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अफिक्सिंग द कॉमन सील मे नाउ इंस्टेड बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स और 1 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ये हमारा कॉमन सील वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लाइक हमारा ऐसे स्टैंप होता है तो हम अपने स्टैंप से नॉर्मली हम अपना प्रूफ देते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है, बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोग की तरह साइन सिग्नेचर नहीं कर सकती है, तो कंपनी के लिए कॉमन सील बनता है। आप लोग जैसा देखा होंगे कि एक पेपर होता है, कभी कभी एक पेपर आता है, मोटा पेपर होता है थोड़ा सा, बॉन्ड पेपर, उस पर एक कुछ फिगर्स उस पर निकला हुआ रहता है, वो मेटल फॉर्म में। जो कॉमन सील जो होता है कंपनी का वो मेटेलिक फॉर्म में बना होता है। उससे जब आप उसको पंच करते हैं उस पेपर को तो उस पर एक दाग टाइप का उस पर निकल के चला आता है, ठीक है, दैट इज अ कॉमन सील। फिर कहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। कहता है द शेयर्स ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी को छोड़कर मे बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं प्राइवेट कंपनी को छोड़ करके। फिर लास्ट हमारे पास साइलेंट फीचर में आता है कंपनी कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। आप कंपनी पे केस कर सकते हैं और कंपनी आप पर भी केस कर सकती है। बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी द कंपनी इज हैविंग कैपेसिटी टू सू अदर्स एंड इट कैन बी सूड बाय अदर्स। यानी कंपनी किसी और पे केस कर सकती है, नेचुरल पर्सन पे या किसी आर्टिफिशियल पर्सन पे, और कोई आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन कंपनी पे भी क्लेम कर सकता है। दैट इज ये हमारा था साइलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के साइलेंट फीचर्स कि कंपनी एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया था, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट and a legal person having the status and personality distinct and separate from its member constituting its। यानी जैसे कि मेंबर का पर्सनालिटी होता है, सेपरेट आइडेंटिटी होता है, सेम कंपनी का भी वैसा सेपरेट आइडेंटिटी होता है। ऊपर में ये हमारा कंपनी एक्ट 2013 जो है ये हमारा एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ है। द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग कंपनी लॉ कंपनी एक्ट 1956। पहले हमारा 1956 कंपनी एक्ट था, उसको चेंज करके हम 2013 में यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 लाया गया, जिसमें हमारे पास हमारे इस कंपनी एक्ट में द न्यू लॉ कंपनी एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन विद 470 सेक्शंस। हमारे इस कंपनी एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। 470 सेक्शन और 7 शेड्यूल्स हैं, और पूरे कंपनी एक्ट को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 29 चैप्टर्स, द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स। पर्पस क्या था कंपनी एक्ट लाने का?
द कंपनी एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए सिंपलीफाई रेगुलेशंस, रेगुलेशंस जो बने हुए थे रूल्स उनको सिंपलीफाई करना था। 1956 में ऑलरेडी था पहले से, बट उसको और सिंपलीफाई किया गया। स्ट्रेंथन्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, दैट मीन्स के जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनको प्रिवेंट करने, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, एंड टू द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसिल ब्लोअर्स। ये हमारा पर्पस था कंपनी एक्ट 2013 का, कि हम क्या करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। यानी कि 1956 कंपनी एक्ट 1956 में जितने रूल्स थे उसको और हम इम्प्रूव करें, रूल रेगुलेशंस को और सिंपल करें, और उसके बाद माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को हम क्या करें, स्ट्रेंथ दें, ताकत दें, ताकि वो और उसमें इन्वेस्ट कंपनी में पैसा कर सकें। ये हमारा पर्पस था कंपनी एक्ट का। नाउ दिस इज क्लियर। अब हम आगे बात करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का मतलब कहता है कि द सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। कंपनी का सेपरेट पर्सनालिटी जो है उसको विरासत में मिली है कंपनी को, एंड इट मस्ट बी यूज फॉर लेजिटिमेट बिजनेसेस पर्पसेस ओनली। और कंपनी इसे लेजिटिमेट यानी लीगल तरीके से इसको यूज करने के लिए बिजनेस पर्पस ला सकती है। वेयर अ फ्रॉडलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज इज मेड फॉर द लीगल एंटिटी, द इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कंपनी फॉर्म तो करते हैं बट इलीगल कामों के लिए, यानी कंपनी को आगे रख के कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का बेनिफिट उठा करके वो पर्दे के पीछे गलत काम करते हैं वहां पे। तो कोर्ट क्या कर सकती है वहां पे, द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल, यानी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को कोर्ट क्या करेगी, तोड़ेगी और अप्लाई कर देगी प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड लिफ्टिंग ऑफ पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। यानी आप जैसे ही कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत बेनिफिट उठाएंगे, कोर्ट क्या करेगी, कॉर्पोरेट शेल को तोड़ेगी और आपको पेनाल्टी लगाएगी। द कोर्ट विल लुक बिहाइंड द कॉर्पोरेट एंटिटी, कोर्ट कॉर्पोरेट एंटिटी के पीछे जो हो रहे हैं एक्शन, उस पर एक्शन लेगी, सो एज नो एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स एग्जिस्टेड एंड मेक द मेंबर्स और कंट्रोलिंग पर्संस लायबल फॉर डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। इसके केस में बहुत सारे केस स्टडीज हैं लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल में। कहता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के चक्कर में हम लोग करते क्या क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कहता है कोर्ट में इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी, कोर्ट क्या कर सकती है कि कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस को इग्नोर कर सकती है। वेयर अगर आपने कंपनी को फॉर्म किया है टैक्स इन्वेजन के लिए या सर्कमवेंटिंग द टैक्स ऑब्लिगेशन, यानी अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है और आप उसको पे नहीं करना चाहते गवर्नमेंट को, और उसे आप क्या करना चाहते हैं, आप उसको किसी भी तरह मैनिपुलेट करके कम करना चाहते हैं, तो उस प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए कॉर्पोरेट ऑफ वेल है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉर्पोरेट ऑफ वेल का कॉर्पोरेट से हटाएगी और फिर आपके ऊपर वो एक्शन लेगी। डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, इसमें होता है क्या, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, कैन नॉट बी एनिमी और फ्रेंड, उसका कोई दुश्मन या उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता है। बट ड्यूरिंग द वॉर, अगर मान लिया जाए वॉर हो रहा है, आपकी कंपनी है इंडिया की और किसी और कंट्री से आपका वॉर चल रहा है, दैट टाइम इट मे बिकम नेसेसरी टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, उस समय जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट को कि वो कॉर्पोरेट वेल को हटाए एंड सी द पर्संस बिहाइंड इट टू डिटरमाइन वेदर द आर फ्रेंड्स और एनिमी। और उसके पीछे जो पर्संस हैं कंपनी के पीछे, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके पीछे वो ये देखें कि वो फ्रेंड्स हैं या एनिमीज हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट थो अ कंपनी एंजॉय सेपरेट लीगल एंटिटी बट इट अफेयर्स आर रन बाय इंडिविजुअल्स। कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी का कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है, बट उस कंपनी को मैनेज आखिर कौन करता है, नेचुरल पर्सन। वो नेचुरल पर्सन ही कंपनी को क्या करता है, मैनेज करता है। यहाँ पे फेमस केस स्टडी है Daimler कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड
रबड़ कंपनी लिमिटेड। फिर हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। कहता है वेयर अ कंपनी इज यूज्ड फॉर कमिटिंग फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर हमने कंपनी को फॉर्म ही किया है फ्रॉड करने के लिए। जोनस वर्सेस लिपमैन एक फेमस केस स्टडी है। इसमें आप जब इस केस स्टडी को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा इसके अंदर कि इस कंपनी को फॉर्म ही किया था फ्रॉड करने के लिए। द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती हैं एंड लुक एट द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। फिर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी की प्रोटेक्शन के लिए कंपनी कॉर्पोरेट वेल को वहां पे हटा सकती है। कोर्ट शैल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल विदाउट एनी हेजिटेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पॉलिसी। अगर आपकी कंपनी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई कैसा काम कर रही है जिससे पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है तो कोर्ट क्या करेगी, कॉर्पोरेट वेल को, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को हटा देगी वहां से। प्रिवेंट ट्रांजैक्शंस अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कंपनी मेयर शैम और क्लॉक। It means where the company is mere sham and was really a ploy used for committing illegalities. आप गलत काम कर रहे हैं एंड डिफ्रॉड, लोगों के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं तो कोर्ट शैल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। गिलफोर्ड मोटर वर्सेस कंपनी, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। इसके स्टडी में क्या हुआ था, हॉर्न एक एम्प्लॉय था गिलफोर्ड मोटर कंपनी का, हॉर्न एक एम्प्लॉय था गिलफोर्ड मोटर कंपनी का। कंपनी ने हॉर्न से साइन करवा लिया था कि आप मेरे कस्टमर्स को अपने पर्सनल यूज के लिए आप यूज नहीं करेंगे। बट हॉर्न ने क्या किया, उस पेपर को साइन तो किया बट फ्यूचर में जाकर के जैसे उसने काम सीखा, उसके बाद एक्सपीरियंस आया, उसने एक और कंपनी अपने नाम से फॉर्म कर ली सेम पर्पस के लिए और वो गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को अपनी कंपनी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था वहां पे वो। दैट कंपनी मेयर शैम और क्लॉक, ये इस केस स्टडी में था। वेयर अ कंपनी एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर। कभी कभी क्या होता है, कंपनी हम फॉर्म तो करते हैं बट वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए एज अ एजेंट वर्क करती है। कहता है इफ देयर इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड अ कंपनी टू द इफेक्ट दैट द कंपनी विल एक्ट एज एजेंट ऑफ शेयर होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस, द बिजनेस इज एसेंशियली ऑफ दैट शेयर होल्डर्स विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी एज अ एजेंट फॉर्म, कंपनी एज अ एजेंट अपने शेयर होल्डर के लिए काम करती है अनलिमिटेड लायबिलिटी से बचने के लिए। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन वेयर अ कंपनी ट्राई टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। जब कंपनी अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने की कोशिश करेगी, द कॉर्पोरेट वेल शैल बी लिफ्टेड टू टुक रियल पिक्चर। कंपनी का असली पिक्चर दिखाने के लिए उस कॉर्पोरेट वेल का शेल्टर को हटा दिया जाएगा वहां से। टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट डिसओबे द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कंपनी के कोर्ट के आदेश को डिनाई नहीं कर सकती है। जो पर्सन उसके मेंबर, जिसके मेंबर्स हैं, जिसको मैनेज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं कंपनी के अफेयर्स को, वो उसको डिनाई कर सकते हैं। देयरफॉर पर्सन एट फॉल्ट शुड बी आइडेंटिफाइड। जिस पर्सन ने फॉल्ट किया होगा उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग का। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमारा कंपनी का था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमिटमेंट। कंपनी एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है और ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 अमेंड होने के बाद ही ये ऑल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। ये ऑलरेडी पहले से भी होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। कंपनी एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और ये हमारा कंपनी एक्ट पहले जो था वो 1956 था, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ कंपनी एक्ट 2013 को लाया गया। सेक्शन 2 हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। पहले है यहाँ पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज के बेसिस पे कंपनी कितने तरह की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 22 डिफाइन करता है
सेक्शन 2 क्लॉज 22 डिफाइन करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक ऐसी कंपनी, अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड, एक कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अ कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, बाय द मेमोरेंडम ऑफ द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। यानी ऐसे समझिए कि आपके पास 100 शेयर्स हैं रिलायंस कंपनी के, पर शेयर 10 रुपया फेस वैल्यू शेयर्स का, यानी आपके पास 1000 का टोटल शेयर्स हैं। ठीक है, आपने कंपनी के कहे अनुसार पैसे को इंस्टॉलमेंट में आपने कंपनी का 4 रुपया पर शेयर अभी तक आपने डिपॉजिट कर रखा है, यानी आपके पास 100 शेयर थे, पर शेयर 10 रुपए का था और आपने 4 रुपया पर शेयर आपने जमा कर रखा है, यानी आपने 400 रुपए का अमाउंट जमा कर रखा है। तो आपका अनपेड वैल्यू जो शेयर्स का हुआ वो आपका 100 शेयर इंटू 6 रुपीज इक्वल टू 600 रुपीज ओनली आपका अनपेड अमाउंट है। तो कंपनी के मेंबर्स जो हैं आपकी 600 रुपीज तक की लायबिलिटी है, यानी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। यही कह रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 22, company limited by shares, a company having the liability of its members limited by the memorandum of the amount if any unpaid on the shares respectively held by them। क्लियर। फिर वो हमारे पास है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इट मीन्स a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount। इसमें भी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट, मेंबर्स जितना कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। जिस समय कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो जिस मेंबर ने जितना कंट्रीब्यूट करने का बताया हो, कंपनी जिस समय वाइंड अप होगी हम इतना पैसा कंपनी को देंगे, तो हर मेंबर एक लिमिट अमाउंट फिक्स रहता है, वो उससे ज्यादा नहीं दे सकता है। यानी इस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी क्या होता है कि हमारा मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है टू द एक्सटेंट अमाउंट विच ही कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, कंपनी के वाइंडिंग अप के समय में। क्लियर। तीसरा हमारे पास है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी as a company not having any limit on its liability on the liability of its member। इसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है मेरे से आप लोग के लिए, किस कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? किस कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? जवाब है तीनों कंपनियां। इनमें से तीनों कंपनियों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तीनों, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, तीनों में एक ही ना लिखा हुआ है कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स आर लिमिटेड। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, नॉट द कंपनी की लायबिलिटी। कंपनियों की लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। आई थिंक अब क्लियर है। सेकंड, अब हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कंपनी दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास पब्लिक कंपनी और एक हमारे पास प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 डिफाइन करता है पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं यानी कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, इट मीन्स पब्लिक कंपनी है। कहता है एक कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी है जो किसी कंपनी की सब्सिडरी है।
नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं, एक कंपनी है, वो किसी कंपनी की सब्सिडरी है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, शैल बी डीम्ड टू पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर अ सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। अगर एक पब्लिक कंपनी है, उसकी कुछ सब्सिडरी कंपनी है, तो उस सब्सिडरीज कंपनी को भी, अगर वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, उस सब्सिडरी कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी ही डीम्ड करेंगे। वही लिखा हुआ, अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर द सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी ऑन इट्स आर्टिकल। अब हमारे पास है प्राइवेट कंपनी। Section 268 defines private company as a company having minimum paid up share capital as will be prescribed। यानी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल लॉ में प्रिस्क्राइब्ड कर दिया गया है। एज मे बी प्रिस्क्राइब, दैट मीन्स की विच इज जीरो। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्राइवेट कंपनी में। पहला तो ये कि रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्टेड होता है। शेयर्स को ट्रांसफर करने का जो राइट्स है मेंबर्स का, रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी को छोड़ करके, क्योंकि ओपीसी प्राइवेट कंपनी में होती है, बट ओपीसी को छोड़ के लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मैक्सिमम 200 मेंबर्स हमको चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हमको चाहिए होते हैं। तीसरा केस चीज, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स करती है पब्लिक को सिक्योरिटीज का ऑफर देने के लिए, चाहे वो शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो। यानी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, चाहे शेयर्स हो या डिवेंचर्स हो, एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वो प्रोहिबिट्स करती है। तीन चीज, प्राइवेट कंपनी एज अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज विल बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। तीन चीजें प्राइवेट कंपनी में, रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, एंड शेयर्स ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्शन होता है, मना नहीं है, कर सकते हैं, बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओनली ऑन शेयर्स नॉट डिवेंचर, आप डिवेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर, सिर्फ शेयर्स के बारे में लिखा हुआ है। एक्सेप्ट इन ओपीसी कहता है, ओपीसी में 1 पर्सन होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन्स मिनिमम और मैक्सिमम 200 पर्सन्स हमारे पास होते हैं। और तीसरा, एनी सिक्योरिटी इन्विटेशन टू पब्लिक, मना है, साफ मना है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में। कहता है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। कहता है वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड 1 और मोर शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंटली, अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स कंपनी में एक साथ ज्वाइंटली शेयर होल्ड करते हैं, दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के पर्पस से सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स अगर ज्वाइंटली शेयर्स किसी कंपनी में होल्ड करते हैं तो उसे सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। अब कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में ये मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, प्राइवेट कंपनी में ये मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन नहीं होंगे? पहला, पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वह पर्सन जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में है। दूसरा, persons who have been formerly in employment of the company were members of the company while in that employment have continued to be member after employment ceased। एक समय था जब वो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में थे और उनका एम्प्लॉयमेंट बाद में सीज कर दिया गया, उसके बाद वो कंपनी से जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअस, वो पर्सन भी मेंबर नहीं बन सकते। तो ये 2 पर्सन्स मेंबर नहीं बन सकते, एक तो वो जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है, एक वो पर्सन जो फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट थे, और एक वो जिसका एम्प्लॉयमेंट सीज कर दिया गया। यानी ये 2-3 लोग जो है वो कंपनी में मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में नहीं बन सकते हैं। आई थिंक प्राइवेट कंपनी आपका क्लियर है। अब हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल।
कंट्रोल के बेसिस पे दो तरह की कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी in relation to one or more other company means a body corporate of which companies are subsidiaries company। सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक के बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर एक्ट में सेम नंबर के सेक्शंस मिलेंगे जो कि पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके पास अदर और सारी कंपनियां हैं, वन और मोर कंपनी। जैसे कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी 3-4 सब्सिडरीज हैं, तो ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है और बाकी बी सी डी जो कंपनी बन जाएगी वो बन जाएंगी सब्सिडरीज कंपनी। यहाँ पे सब्सिडरीज कंपनी का डिफिनेशन लिखा हुआ 287 क्लॉज में, इन रिलेशन टू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, यानी जिसका सब्सिडरी कंपनी कौन होता है, जिसका कंट्रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द बीओडी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उसका कंट्रोल्स होता है सब्सिडरी कंपनी। यानी मेरी सपोज कंपनी है, उसको उस पे जो कंट्रोल है, सुपरविजन है, वो किसी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, दैट इज ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी और वो कंपनी जो कंट्रोल्स कर रही है, जो कंपोजिशन है, वो होल्डिंग कंपनी बनेगी। और एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर, और वो कंपनी हमारी कंपनी में 1/2 वोटिंग पावर का राइट्स उसके पास है, या तो उसका खुद का अकेले 1/2 का वोटिंग राइट्स हो, या फिर उस किसी और सब्सिडरीज के साथ मिल करके वो मेरे कंपनी में कंट्रोल एंड कंपोजिशन एक्सरसाइज कर ले 1/2 वोटिंग पावर राइट्स के साथ में। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, लिस्टिंग आपसे दूसरी कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होगा, नहीं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर द एलिजिबल फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो एलिजिबल्स होती हैं अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाने के लिए। लिस्टेड कंपनी सेक्शन 252 डिफाइंस लिस्टेड कंपनी एज अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। यानी वैसी कंपनियां जिनका कोई भी सिक्योरिटी, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी आपके इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, दोनों में से किसी पे भी उसके कोई भी सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी, चाहे शेयर्स लिस्टेड हो या डिवेंचर्स लिस्टेड हो या एनी अदर। अनलिस्टेड कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड इन इट्स शेयर और एनी स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड नॉन लिस्टेड कंपनी। यानी वैसी कंपनी जिसका कोई भी शेयर्स, कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, नॉट लिस्टेड शेयर्स ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड नॉन लिस्टेड कंपनीज। अब कंट्रोल के, गवर्नमेंट कंट्रोल के बेसिस पे आपका है गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो as a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government। वैसी कंपनी जिसमें 51% से कम नहीं होना चाहिए, more than 50%, more than यानी कि which is not less than 51%, 51% से कम पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट्स और पार्टली यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिला करके अगर 51 कर ले तो भी, या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी सच अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडियरी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही बोलेंगे। नॉन गवर्नमेंट कंपनी इन विच द गवर्नमेंट हैज नो पेड अप शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट का कोई पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होता है, एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी, हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी हम बोलते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास और बहुत सारी कंपनियां हैं, अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, एसोसिएट कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम लोग चैरिटेबल कंपनी बोलते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है, डोरमेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी कहता है एक्ट डिफाइंस द टर्म एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, अ कंपनी इन विच दैट
a company in which that other company has a significant influence. एक कंपनी है उसमें किसी दूसरे कंपनी का इन्फ्लुएंस है. एक कंपनी जिसमें किसी दूसरे कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस. इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन टर्म सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एज द कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट. 20% टोटल शेयर कैपिटल उस कंपनी में उसका होना चाहिए. बैंकिंग कंपनी. नेक्स्ट हमारे पास है बैंकिंग कंपनी. बैंकिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी डिफाइंड इन सेक्शन 5C ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से जो कंपनी रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट है, दैट इज बैंकिंग कंपनी. फॉरेन कंपनी एज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बिकॉज हमारे कंपनी एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ लाइक 1956. यानी जो कंपनी एक्ट 2013 से इनकॉर्पोरेट हुई होगी वो कंपनी है. यानी फॉरेन कंपनी तो अपने आउटसाइड इंडिया यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट से तो फॉर्म हुई नहीं होगी, इसलिए फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉरेन कंपनी एज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच, लेकिन जिसका हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, वो इंडिया में है, वेदर बाय इटसेल्फ या तो खुद है या थ्रू एन एजेंट या किसी एजेंट के द्वारा है, फिजिकली है या इलेक्ट्रॉनिकली मोड में है, और कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड एनी अदर मैनर, और इंडिया में वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करता है किसी भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में. ओपीसी बहुत इजी है. वन पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी. यानी ओपीसी को हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं और इसको फॉर्म करने के लिए ओनली वन मेंबर ही चाहिए होता है. स्मॉल कंपनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्मॉल कंपनी एज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी है. इट मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज. स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करता है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, और वो जो लॉ के द्वारा जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसको एक्सीड नहीं करता, बट लॉ भी उतना अमाउंट एक्सीड प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है जो लिखा हुआ है. यानी वो 10 करोड़ से ज्यादा, नॉट बी मोर देन 10 करोड़, वो 10 लाख से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है. स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विच इज नॉट मोर देन 10 करोड़ रुपीज. पहला कंडीशन. दूसरा, टर्नओवर उस कंपनी के P&L के हिसाब से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता हुआ होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब, और वो हायर अमाउंट जो होगा वो 100 करोड़ से ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं होगा. यानी स्मॉल कंपनी वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं करता हो और टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता हो. पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब हो सकता है लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा. ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगा किस पे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट. जो कंपनी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न की गई होगी उस पे ये लागू नहीं होगा. अब हमारे पास है सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है, जिसका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड होती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड आल्सो टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस का मिलता है. पर्पस क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करने का? इट हैज ऑब्जेक्ट टू प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट.
intends to apply its profit, if any, or other income in promoting its object, and intends to prohibit the payment of any dividend to say members, यानी कि चैरिटेबल पर्पस कंपनी सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है और उसके नाम के लास्ट में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ नहीं रहता है। विदाउट कंपनी विदाउट द एडिशन टू इट्स नेम वर्ड लिमिटेड और वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। अब है हमारे पास डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455 कहता है वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, यानी हमने कंपनी को फॉर्म किया है इस एक्ट के द्वारा, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और होल्ड एन एसेट या फिर किसी एसेट्स को होल्ड करके रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, और उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हाँ, जो एसेट्स खरीदेंगे उसका ट्रांजैक्शन तो होगा, नेचुरल सी बात है, उसके अलावा कोई आप ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। सच अ कंपनी or an inactive company may make an application to register to obtaining the status of dormant company। आप एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, आरओसी को, कि आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाए। फिर हमारे पास इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी इज अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, जो कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही है, और हैज नो मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसने कोई भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से, और हैज नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, और ना ही उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न को फाइल किया है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से। दैट इज इनएक्टिव कंपनी। क्लियर? प्रोड्यूसर कंपनी which is an activity by which some agricultural produce, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए बनाई जाती है, प्रोड्यूस बाय सच प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा। A producer company is a body corporate having object or activity specified in section 581 capital B and is registered as a such under the provision of this act। प्रोड्यूसर कंपनी इज ओपन टू सच पीपल हु देमसेल्व्स ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, वो खुद उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इन्वेस्टमेंट कंपनी इसको फॉर्म किया गया है एज अ कुछ प्रिंसिपल बिजनेस का पहला प्राइमरी बिजनेस होता है एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज को इन्वेस्टमेंट करना, उसमें पैसे को इन्वेस्ट करना। एक स्टैट्यूटरी कंपनी जो कि सेटअप की जाती है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, called a statutory company like that RBI is set up under the RBI Act, LIC, UTI etc. are the examples of a statutory company। Clear? Hope you all are clear. If any doubt, please ask me in comment section.